हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजलि गलानी। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखिए, मैं ना ही आपसे लाइक्स ना ही कमेंट्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आपको ये हेल्पफुल होती है तो औरों को भी हेल्प करिए। देखिए, कोई भी रिलेशन जो होता है वो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। अगर आज आप किसी को हेल्प करते हो तो इन रिटर्न कभी ना कभी किसी तरीके से भी आपको वो हेल्प वापस मिलती ही है। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये मदद मिलती है इन वीडियोस के द्वारा, थोड़ी भी अगर आपको हेल्प मिलती है तो दूसरों को भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो एज़ यूजुअल जिस तरीके से मैं क्वेश्चन में सबसे पहले रिक्वायर्ड पोर्शन रीड करती हूँ, तो हम रिक्वायर्ड पोर्शन रीड कर लेते हैं। हमसे पूछा क्या गया है। और एक बात और, ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, अगर आप पीएम देखोगे तो क्वेश्चन एंड आंसर दोनों मिलाकर अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ पेजेस का जो कवरेज है वो है 8 पेजेस। मोस्टली स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन आपने करना है इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, रिक्वायर्ड पोर्शन में हमसे पूछा गया है प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडिंग। तो देखो, ईयर एंडिंग के लिए हमें पूछा है, और ईयर एंडिंग क्या है हमारा 31 मार्च 2013। तो हमें तीन चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, सेकेंड है कैश बजट, तीसरा है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013 इन द सेम फॉर्मेट एज गिवन इन द प्रॉब्लम। तो उन्होंने देखो हमसे तीन चीज़ें पूछी है। देखो, अब तक हमने क्या क्या देखा है। हमने सेल्स बजट देखा है, हमने प्रोडक्शन बजट देखा है, परचेज बजट देखा है, फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर वेजेस बजट देखा है। तो इतने सब बजट्स हमने देखे, लेकिन हमने ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट इसके बारे में नहीं सुना। कैश बजट भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट जानने के लिए आपको सबसे पहले तो कॉस्ट शीट जो हमने आईपीसीसी में पढ़ी थी, तो कॉस्ट शीट आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से हम बनाया करते थे। डोंट वरी, मैं आपको शो करूंगी कि किस तरीके से हम बनाया करते थे, और उसमें से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट किस तरीके से बनाऊंगी। ओके। और कैश बजट तो आपको पता ही है, ओपनिंग करते हैं, ऐड रिसिट्स करते हैं, जो भी कैश रिसिट्स होती है वो, लेस पेमेंट्स करेंगे कैश पेमेंट्स, और तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग कैश बजट मिल जाएगा। तो देखो, इसमें आपको एक ही वर्टिकल कॉलम बनाना है दोनों में, क्योंकि हमें ईयरली बनाना है, मंथली क्वार्टरली तो बनाना नहीं है। तो हमारा वर्टिकल कॉलम जब फॉर्मेट आप बनाओगे तो एक ही वर्टिकल कॉलम आएगा। तीसरा आपसे बोली है बैलेंस शीट। तो देखो, जैसे ही आप आंसर क्वेश्चन अगर यही सेम रिपीट होता है एग्जाम में, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहला पेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट के लिए छोड़ना है। सेकंड पेज पे आपने क्या करना है, फटाफट से कैश बजट के लिए फॉर्मेटिंग बना लेनी है। और तीसरा, जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोजिंग फिगर्स हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज उन्होंने बोला है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट भी क्या है, बजटेड भी बोल सकते हो, प्रोजेक्टेड भी बोल सकते हो। ओके। तो अब हम आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन अब मैं क्या करूँगी, फटाफट से रीड करूँगी, फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। तो सबसे पहले दिया गया है स्टार्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी। तो हमारे दो फिनिश गुड्स है ए एंड बी। तो स्टार लिमिटेड दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट 31 मार्च 2012 इज एज अंडर। तो देखो, हमारा ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, 1/4/2012 को, और हमें बैलेंस शीट कब की बनानी थी। ये बैलेंस शीट मुझे 31 मार्च 2012 की दी गई है, और जो मुझे आंसर में बैलेंस शीट पूछी थी वो 31 मार्च 2013 की पूछी थी, ठीक है। तो इट मीन्स क्लोजिंग, ये क्या है, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके। तो अब आगे रीड करते हैं। आगे दिया गया है हमें, देखो लाइबिलिटीज दी गई है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें आप शेयर होल्डर फंड देखोगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपने क्या देखा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। आफ्टर दैट एसेट साइड में आपको दिख रहा है फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट्स में आपको इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, और आपको दिख रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके। तो अब देखो, बैलेंस शीट देखते से ही आपको अब पता है कि मुझे तीन चीज़ें बनानी है। सबसे पहली मुझे बनानी है, मुझे क्या बनाना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट। दूसरा मुझे बनाना था
कैश बजट एंड तीसरा मुझे क्या बनाना था, बैलेंस शीट बनानी थी। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ पर ये जो ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल और ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, तो इट मीन्स ये मुझे जो ट्रेड पेबल और रिसीवेबल दिए गए हैं, ये मुझे ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। मुझे क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, सो दैट मैं जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने वाली हूँ, तो मुझे उसके लिए क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स चाहिए होंगे। उसके बाद ये आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपका क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो देखो कैश बजट का जो ओपनिंग शुरू होगा तो यहाँ से होगा, तो आपको साइड में लिख लेना है कि यूज्ड इन कैश बजट, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखते जाना है यूज्ड इन कैश बजट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैव बीन फर्निश्ड टू यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बजट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। तो देखो हमें क्लोजिंग बजट यानी कि कैश बजट, COGS बजट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखो 1 से लेकर आपको टोटल 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है आपको सेल्स फोरकास्ट। तो सेल्स फोरकास्ट में आपके 2 प्रोडक्ट्स है, फिनिश गुड्स 2 थे, A एंड B, तो उनके यूनिट्स दिए गए हैं और उनकी हमें कॉस्ट पर यूनिट दी गई है। दूसरा हमें रॉ मटेरियल दिया गया है। रॉ मटेरियल भी देखो आपके 2 हैं, एक तो X और दूसरा है Y, तो उनकी पर यूनिट रॉ मटेरियल की पर केजी आपको कॉस्ट दी गई है। और दूसरा आपको एक फिनिश गुड, ये देखो A एंड B हमारे फिनिश गुड है ना, तो फिनिश गुड बनाने में, एक फिनिश गुड बनाने में हमें कितना रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की, 2 kg रिक्वायरमेंट है X की और 1 kg रिक्वायरमेंट है Y की, ठीक है। तो कितना केजीज रिक्वायरमेंट है एक फिनिश गुड बनाने के लिए, तो वो हमें दिया गया है। साथ ही साथ आपको लेबर दिया गया है। लेबर में 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट P एंड Q, एंड आपको देखो 2 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो दोनों में डिपार्टमेंट P में आपको 2 आवर्स लगने वाले और उसका आपको रेट पर आवर दिया गया है। साथ ही साथ A प्रोडक्ट P से भी क्रॉस होगा, डिपार्टमेंट P से और Q से भी, तो वहाँ पर हमें 1 आवर लगने वाला है। इन शॉर्ट आपको आवर्स दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको रेट पर आवर दिया गया है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, तो हमें देखो मटेरियल सेल्स फोरकास्ट मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया, डायरेक्ट लेबर मिल गया। अब बात करें ओवरहेड्स की, तो ओवरहेड्स में देखो आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए गए हैं पर एनम, उसमें डेप्रीसिएशन एंड अदर्स, तो ये देखो ये है डेप्रीसिएशन और ये है अदर्स, ओके। तो आगे दिया गया है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड जो दिया गया ना, ये तो पर एनम है, ये आपको पर आवर दिया गया है। तो पर आवर आपको वेरिएबल ओवरहेड है ₹0.50 और यहाँ पर है 1.50 पैसा, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री देखो आपको रॉ मटेरियल की ओपनिंग स्टॉक भी दी गई है। रॉ मटेरियल देखो हमारे 2 रॉ मटेरियल थे X एंड Y, तो X एंड Y की आपको ओपनिंग फिगर्स भी दी गई है और क्लोजिंग फिगर्स भी दी गई है। साथ ही साथ ये अगर आप देखोगे तो ये मेरी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो ये तो मुझे क्वांटिटी वाइज देखो केजीज में बताया गया है, साथ ही साथ आपको वैल्यू भी बताई गई है, ओके। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो देखो यहाँ पर आपको केजीज यानी कि आपको क्वांटिटी तो बताई है, लेकिन आपको वैल्यू नहीं बताई है। वैल्यू क्यों नहीं बताई, देखो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यों फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बिकॉज जो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी उसमें इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दोनों की इन्वेंट्री आती है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अगर आपका माइंड अलर्ट होगा तो हमारे पास यूनिट्स दिए गए हैं, केजीज में दिया गया है मुझे क्लोजिंग स्टॉक। अगर मेरे पास प्राइस पर केजी होगी, रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो पर केजी दी हुई होगी, तो मैं सिंपली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय प्राइस करूंगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, ओके। और आपको तो पता है, अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, तो रॉ मटेरियल की पर यूनिट प्राइस मुझे यहाँ पर दी गई थी, ₹3 पर केजी एंड ₹1 पर केजी, ओके। तो अब सिंपली ये 3 एंड 1 से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये जो क्वांटिटीज है इसको 3 से एंड इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे टोटल वैल्यू पता चल जाएगी। और ये वैल्यू मुझे कहाँ पर काम आएगी, मुझे ये वैल्यू काम आएगी बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद
आई एम सॉरी, यहाँ पर रॉ मटेरियल के सामने मुझे लगना था, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 एंड यहाँ वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज मैंने जो प्राइस बताई वो रॉ मटेरियल्स की दिखाई। अब बात करते हैं फिनिश गुड की। फिनिश गुड्स में भी, फिनिश गुड्स देखो आपके दो थे, ए एंड बी, तो उसमें भी आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट वाइज यानी कि क्वांटिटी वाइज आपको बताया गया है, और यहाँ पर ओपनिंग के केस में आपको वैल्यू भी बताई गई है, लेकिन क्लोजिंग के केस में आपको वैल्यू नहीं बताई, तो वो वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्वेशन देखोगे तो ये 1,14,000 प्लस आप 2,40,000 करोगे, तो 1,14,000 प्लस 2,40,000 करेंगे तो हमें 3,54,000 मिलता है। और अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो देखो ये इन्वेंट्री जो है वो कितनी है, 3,54,000। तो ये कैसे आई, रॉ मटेरियल की वैल्यू प्लस फिनिश गुड की वैल्यू। रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी थी, 1,14,000 और फिनिश गुड की वैल्यू थी 2,40,000, तो दोनों को ऐड किया तो मुझे मिलेगा 3,54,000। तो इसी तरीके से ये तो ओपनिंग की वैल्यूज मुझे क्वेश्चन में ही दी गई है, इसी तरीके से क्लोजिंग की भी वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्वांटिटी से काम नहीं बनेगा, मुझे क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए। तो रॉ मटेरियल की वैल्यू के लिए तो मैंने बता दिया, क्वांटिटी मेरे पास पता है तो मैं प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगी, बिकॉज हम ये बाहर से परचेस करते हैं। लेकिन फिनिश गुड के केस में फिनिश गुड्स तो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कंपनी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्वांटिटी तो हमें पता है, लेकिन इससे मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकलती है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड करूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। वो भी मुझे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये पर यूनिट तीनों लेने पड़ेंगे, तब जाकर मुझे क्या मिल जाएगी, पर यूनिट। अगर मुझे कॉस्ट मिल गई तो उन्हें मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। देखो, अगर आपको अभी नहीं समझ रहा है तो इट्स ओके, सिर्फ पेशेंस रखकर आपने क्वेश्चन को सुनना है। मैं जैसे ही आंसर पर जंप करूंगी तो आपको अपने आप ही समझता जाएगा। ओके, आगे दिया गया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, selling and administration expenses are estimated at 1,80,900 पर एनम। ठीक है, तो पर एनम आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए गए हैं। तो ऊपर जो ओवरहेड दिए गए थे आपको, तो देखो उस ऊपर ओवरहेड में आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड नहीं थे। उन ओवरहेड में हो सकता है फैक्ट्री ओवरहेड, जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकते हैं, लेकिन उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडेड नहीं थे, तो उन्हें हम, उन ओवरहेड्स को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स मानकर चलेंगे। ठीक है, आगे रीड करते हैं नेक्स्ट 7th पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा। उसमें क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो इतने सारे मुझे क्या दिए, खर्चे दिए गए, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑफ द ईयर विल बी मेट in full in cash during the year, of the year will be made in full in cash during the year। इट मीन्स उन्होंने क्या किया है, ये पूरे साल के ये जो खर्चे होंगे ना, तो ये क्या होंगे, सारे के सारे कैश में पे होंगे। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको ये सारी कॉस्ट मिल जाती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये सारों के आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। जैसे ही आपने कैलकुलेशन कर ली तो देखो आपके कैश बजट में जो पेमेंट साइड आएगा ना, तो ये सारे खर्चे आपके आएंगे। अगर मैं आपको एक बार फॉर्मेट शो करूं तो देखो हमारा कैश बजट किस तरीके से बनता है। देखो कैश बजट में मेरा आएगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस तो मैंने बैलेंस शीट से ले लूंगी, यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम आएगा, ये 2 कॉलम्स हट जाएंगे बिकॉज हम ईयरली बजट बना रहे हैं। तो ऐड रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स हम देखेंगे क्या क्या आ सकती है, लेस पेमेंट्स। अब पेमेंट्स में देखो बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें बताई है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये सारे आपने यहाँ पर, मैंने देखो आपको पहले बोला था एक पेज आपको कॉस्ट शीट के लिए, सॉरी कैश बजट के लिए आपको छोड़ देना है। तो आपने फटाफट से जैसे ही आपने क्वेश्चन रीड किया तो आपने कॉलम्स में लिखते जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, डायरेक्ट मटेरियल, कॉलम्स ब्लैंक रखने हैं। जैसे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे आंसर तो फिर हम यहाँ पर कॉलम्स भी फिल आउट करते जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे लिखा हुआ है
The estimated position of debtors and creditors as on 31st March 2013 is rupees 1,50,000 and 48,000 respectively। तो देखो आपको क्या बताइए, एस्टिमेटेड पोजीशन बताइए डेटर्स और क्रेडिटर्स, यानी कि ट्रेड पेएबल और ट्रेड क्रेडिटर डेटर्स की। तो आपको ये जो पोजीशन बताइए 31 मार्च 2013 की बताइए। इट मीन्स ये हमें कहाँ पर काम आने वाले हैं, दोनों बैलेंसेस ये हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में काम आने वाले हैं। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये दोनों हमें काम आएंगे। ओके, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये काम आ जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला है, इनकम टैक्स प्रोविजन स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो देखो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो इनकम टैक्स की प्रोविजन थी विल बी पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर आपने बैलेंस शीट देखी होगी तो बैलेंस शीट में आपको दिख रहा था प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो इसे हमने क्या किया, पेमेंट कर दी करंट ईयर में। तो इट मीन्स ये कैश बजट में पेमेंट साइड आपको दिखाई देगा। तो मैं साथ ही साथ देखो आपको आंसर भी दिखाती जाती हूँ। आपका देखो सारी पहले ना उन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने पहले सारी वर्किंग की है, फिर जाकर उन्होंने क्या किया है, लास्ट में उन्होंने क्या किया, मेन आंसर का कैलकुलेशन किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट बजट है, उसके बाद है कैश बजट। तो फिलहाल मैं कैश बजट आपको दिखा रही हूँ। देखो एक ही वर्टिकल कॉलम बनाया गया है, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको उन्होंने बोला था कि डायरेक्ट मटेरियल का आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ही क्या है, आपने परचेस किया था, उनको आप पेमेंट कर रहे हो। डायरेक्ट मटेरियल हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, सामने वाले बंदे जिनसे हमने परचेस किया उन्हें क्रेडिटर कहा जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आया क्रेडिटर्स। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस पे किए थे हमने, ओवरहेड बोला था उन्होंने। और ओवरहेड में हमने कहा था कि ओवरहेड जो होंगी वो मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इंक्लूडेड होगा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग से है। उसके बाद बोला गया है कि इनकम टैक्स उन्होंने जो बैलेंस शीट में देखो 60,000 दिख रही थी वो पेमेंट हो चुकी है। बाकी ये कॉलम्स फिलहाल हमने ब्लैंक रखे हैं, उनकी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। ओके, तो देखो हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, वेरिएबल की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी। ओके, आगे आगे रीड करते हैं, आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन। तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है देखो, इनकम टैक्स प्रोविजन लिखने के बाद उन्होंने क्या बोला हुआ है, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 30%। देखो पिछली जो प्रोविजन बनाई थी ओपनिंग बैलेंस में थी वो तो हमने करंट ईयर में पेमेंट कर दी, तो वो हमारे कैश बजट में आएगी। लेकिन इस साल करंट ईयर में जो हमें प्रोविजन बनानी पड़ेगी तो उसका उन्होंने रेट बताया, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 30%। तो देखो टैक्स किसके ऊपर निकाली जाती है, इनकम के ऊपर। तो इट मीन्स आपको इनकम स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनता है, आपको सेल्स में से आप लेस करोगे, उसमें से क्या क्या लेस करोगे, डायरेक्ट मटेरियल लेस करेंगे, डायरेक्ट लेबर लेस करेंगे, डायरेक्ट ओवरहेड लेस करेंगे। लेकिन याद रखना ओवरहेड में सिर्फ क्या था, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मुझे अलग से दिया गया था, तो उससे भी मुझे लेस करना पड़ेगा, लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज पीबीटी। तो वो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे आएगा उस पर मुझे 30% अप्लाई करूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी टैक्स की अमाउंट, प्रोविजन ऑफ टैक्स की अमाउंट। उसे मैं कहाँ लिखूंगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखूंगी। और साथ ही साथ इसके साथ मुझे और एक चीज कैलकुलेशन मिल जाएगा। देखो मैं आंसर नहीं आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ। अगर आप लास्ट पेज पे आओगे जहाँ पर हमने बैलेंस शीट बनाई हुई है आंसर में, तो देखो यहाँ हमने सी पार्ट, ये देखो बैलेंस शीट बनाई हुई है, तो इसी के नीचे आपको एक वर्किंग नोट दिख रही है रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो देखो इसमें क्या किया गया है, सेल्स लिखा है, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड। तो ये तीनों मिलाकर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है। एड ओपनिंग बैलेंस लेस क्लोजिंग बैलेंस करते हैं तो मुझे मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद तो मुझे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद मैं लेस करूंगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। याद रखना यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करना है, आपने सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, सिर्फ ओवरहेड, ये तीन चीजें लेस नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर तो स्टॉक का इफेक्ट आया ही नहीं। आप जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जहां पर ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होता है, और ये जो इन बिटवीन होता है, इन बिटवीन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहा जाता है। ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लेस करना है मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो आपको नहीं समझ रहा होगा तो आगे समझाऊंगी मैं। तो यहाँ पर लिखा है लेस किया है हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलने पर मैंने उसी पर 30% अप्लाई किया तो प्रोविजन ऑफ टैक्स मिल जाएगा। तो इसी प्रोविजन ऑफ टैक्स को मैंने क्या किया, ऊपर बैलेंस शीट में लिखा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप देखो ओपनिंग रिजर्व्स एंड बैलेंस आपको दिया गया था बैलेंस शीट में, वो अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग रिजर्व्स एंड बैलेंस। तो अगर मैं आपको देखो हमारे आंसर में शो करती हूँ, तो देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये जो हमने निकाली है, ये जो हमने निकाला, ये रेड मार्क से आपको दिख रहा होगा। तो इसका इफेक्ट कहाँ पर आया, ये हमने जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई है, यहाँ पर देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स में लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये अमाउंट आई, और रिजर्व्स एंड सरप्लस की अमाउंट ये आई। और कैपिटल में तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कैपिटल में कहीं पर चीज चेंज नहीं है, तो वो हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। तो अब हमें फाइंड आउट सिर्फ क्या करना रहा, लाइबिलिटी साइड अगर आप देखोगे तो मुझे शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस मैंने तरीका बताया है, अभी तक हमने अमाउंट्स नहीं देखी। साथ ही साथ हमें ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं। तो अब मैं आऊंगी हमारे मेन आंसर पर। तो देखो हमारा मेन आंसर किस तरीके से प्रोसीड होगा। सबसे पहले तो मुझे समझाना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बजट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बजट आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉस्ट शीट देखेंगे। तो कॉस्ट शीट में देखो आपने आईपीसीसी में इसे पढ़ा हुआ है, तो मैं इसका कॉन्सेप्ट तो अगर पढ़ाने बैठी तो हम क्या होंगे, क्वेश्चन से ही डाइवर्ट हो जाएंगे। तो मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ किस तरीके से बनाया करते थे हम लोग। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। तो इसमें हम क्या करते थे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इन तीनों को मिलाकर हमें क्या मिलता था, प्राइम कॉस्ट मिलती थी। फिर उसमें हम क्या करते थे, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते थे। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड किया तो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट मिलता था ग्रॉस। फिर उस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या करते थे, एंड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग WIP करते थे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसमें हम, अब ये फैक्ट्री कॉस्ट हमें यहाँ तक मिला, यहाँ तक हमने सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड ही इंक्लूड किए हैं। अब आगे बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का ऐड करेंगे तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पर देखो WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग एड लेस किया था, अब यहाँ पर ऐड कर रहे हैं फिनिश गुड का ओपनिंग और लेस करेंगे फिनिश गुड का क्लोजिंग, तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसमें फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है, एक रॉ मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल पहले स्टोर में होता है, फिर वो पास होता है फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री से क्रॉस होकर फिर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑफिस में आता है, फिर वहां से आप क्या करते हो, शोरूम से उसको आप सेल आउट करते हो। लेकिन अब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, तो आपने देखा पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी मुझे WIP नहीं दिया गया था। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है, आपको WIP नहीं दिया रहता है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप देखोगे तो हमारे फॉर्मेट में से ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएगी। तो इट मीन्स ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप फैक्ट्री कॉस्ट लिखोगे। और दूसरा अगर आप ऑब्जर्वेशन देखोगे तो ये मुझे बनाना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बजट। तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये प्राइम कॉस्ट दैट इज डायरेक्ट मटेरियल लेबर और वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा और ये भी पोर्शन कट हो गया। तो रिमेनिंग अब बचा क्या, हमारा बचा क्या, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और याद रखना उसमें फिर हम ऐड कर रहे हैं फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक और लेस करेंगे फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक। इट मींस हमारा फॉर्मेट कैसे बना, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस ओवरहेड। ओवरहेड कौन से आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और फैक्ट्री ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद है, तो इन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ओवरहेड किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट।
टोटल कॉस्ट में मैं क्या करूंगी, ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये टोटल कॉस्ट में मैंने ऐड ओपनिंग किया, लेस क्लोजिंग किया, तो मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया। तो देखो इस तरीके से यहाँ से मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि इंस्टीट्यूट ने कहाँ से ये फॉर्मेट लाया। तो देखो हमारा फॉर्मेट दिखाती हूँ। सबसे पहले ये है मेरा डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड। तो मुझे ये टोटल मिल गई। टोटल में मैंने ऐड ओपनिंग स्टॉक किया, फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक किया, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया। तो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मेट बता दिया, कैश बजट का फॉर्मेट बता दिया, और तीसरा आपको मैंने बैलेंस शीट का बोला था एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है। क्वेश्चन में से सिर्फ अमाउंट की कॉलम क्या करनी है, ब्लैंक रखनी है। तो अब हम शुरू करेंगे वर्किंग से। तो सबसे पहली वर्किंग्स जो है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बजट पहले हम बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में आपको याद होगा तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में आपको दिखाती हूँ मैं। टोटल 7 पॉइंट्स मुझे दिए गए थे क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल दिया गया है, मुझे रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन, ये दिया गया है डायरेक्ट लेबर की इंफॉर्मेशन, और ये दी गई है ओवरहेड की इंफॉर्मेशन। लेकिन एक बात याद रखो, ये सारी जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है ये मुझे पर यूनिट दी गई है। ये पर यूनिट की कॉस्ट है, और एक फिनिश गुड में लगने वाला मटेरियल ये है, एक फिनिश गुड में लगने वाले आवर्स और उनका रेट। ठीक है, इट मीन्स ये जो मैं कॉस्ट निकालूंगी ये मुझे पर आवर की मिलेगी, सॉरी पर फिनिश गुड की मिलेगी। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे पर फिनिश गुड की अगर अमाउंट पता चल गई है डायरेक्ट मटेरियल की और डायरेक्ट लेबर की, साथ ही साथ ओवरहेड्स की भी, तो देखो यहाँ पर भी पर आवर दिया गया है। तो अगर मुझे इस तरीके से पता चल गया तो मैं क्या करूँगी, सिंपली अगर मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस पता होंगे तो मैं उनसे मल्टीप्लाई कर लूँगी। मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनता है, फिनिश गुड्स, आप फिनिश गुड बनाते हो उसके लिए बनता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आपको फिनिश गुड की क्या चाहिए, कितने हमने फिनिश गुड प्रोड्यूस किए, तो इसके लिए क्या बनेगा, प्रोडक्शन बजट बनेगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन बजट बनेगा। और प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है आपको पता है, सेल्स ऐड करते हैं हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। तो सेल्स के यूनिट्स देखो हमें यूनिट वाइज बनता है, तो सेल्स की यूनिट्स यहाँ दिए गए हैं, और ये तो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल नहीं हम फिनिश गुड की बात कर रहे हैं, तो ये रहे हमारे फिनिश गुड। तो फिनिश गुड का ये ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ये क्लोजिंग हम क्या करेंगे ऐड, ओपनिंग क्या करेंगे लेस। तो ये सारे यूनिट वाइज की हमें डिटेल लगेगी। तो अगर आप आंसर में आओगे तो देखो मैं यहाँ पर आंसर आपको शो करती हूँ। ओके तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको सेल्स दिए गए हैं। सेल्स क्या दिया गया है, 24,000 एंड 15,000। तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्वेश्चन में आपको दिया गया था 24,000 एंड 15,000, 24,000 एंड 15,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात करें तो 6,600 एंड 3,000। यहाँ पर देखो 6,600 एंड 3,000, टोटल किया आपने, ऐड किया तो पता चल गया आपको टोटल रिक्वायरमेंट। उसमें से लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास क्या दिया गया है, 600 और 6,000 यूनिट्स ए और बी के लिए। देखो दो फिनिश गुड्स है तो हमने दो वर्टिकल कॉलम बनाए हैं प्रोडक्शन बजट के लिए। ये तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो मेरा प्रोडक्शन बजट बन गया, तो ये मुझे क्या मिल गए, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। सेकंड हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स निकालना, वो भी टोटल। देखो सबसे पहले हमने प्रोडक्शन बजट क्यों बनाया, हमने इसलिए बनाया बिकॉज पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तो हम निकाल लेंगे, लेकिन टोटल निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस चाहिए होंगे। इसलिए पहले सबसे पहले वर्किंग मैंने प्रोडक्शन बजट की है। सेकंड देखो अब आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में अगर आप देखोगे तो सेकंड पॉइंट में हमें डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो आपको अब क्या करना है, देखो कॉस्ट जो मुझे निकालनी है डायरेक्ट मटेरियल की, वो मुझे फिनिश गुड के हिसाब से निकालनी है। तो ए एंड बी दो वर्टिकल कॉलम्स बनेंगे मेरे, ठीक है, ए एंड बी। आप हो सकता है अलग से फॉर्मेटिंग भी करो, लेकिन मैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले
पर यूनिट कॉस्ट अगर आपने निकालनी है तो क्या करोगे आप, 3 × 2 करोगे। 3 × 2 करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 6 रुपीज़। 6 रुपीज़ मुझे मिल गया। मटेरियल एक्स 3 × 2 किया, यहाँ पर क्या किया, 3 × 4 किया। देखो प्राइस आपने इनर कॉलम में ये जो लिखी थी एज इट इज़ वो इनर कॉलम में ही यहाँ पर भी लिख दी है। ये देखो ये प्राइस लिख दी। फिर उसको आपने क्या किया, 1 kg सॉरी 1 यूनिट फिनिश गुड बनाने में कितने केजीज लगेंगे, तो उससे आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको एक फिनिश गुड की क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 × 2 3 × 4, यहाँ पर 1 × 1 एंड 1 × 2, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो 3 × 2 3 × 4 1 × 1 एंड 1 × 2। तो इनकी टोटल की ये क्या है मेरे पर, ये एक फिनिश गुड यानी कि ए जो मेरा फिनिश गुड है उसका 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे मटेरियल की इतनी कॉस्ट लगती है। तो टोटल मेरी 7 एंड बी में 14 इतनी कॉस्ट लगती है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट देखो लिखा हुआ है। तो ये तो मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन देखो मैंने प्रोडक्शन बजट क्यों बनाया था, ताकि मैं इन प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो देखो मुझे टोटल कॉस्ट मिल गई, तो यहाँ पर मैंने इन दोनों की टोटल की तो मुझे 3,78,000 आ गया। तो यहाँ पर हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की वर्किंग कंप्लीट हुई। अब साथ ही साथ हम लेबर की भी देख लेंगे। लेबर के केस में भी देखो इसी तरीके से था। लेबर के केस में भी आप क्या करोगे, 2 वर्टिकल कॉलम्स बनाओगे। बिकॉज हमारे 2 फिनिश गुड्स हैं तो मुझे जो कॉस्ट निकालनी है वो फिनिश गुड वाइज भी निकालनी है। तो 2 फिनिश गुड वाइज मुझे मटेरियल कॉस्ट निकालनी है। तो कैसे करेंगे, 2 आवर्स और रेट पर आवर क्या है 1। तो ये ए में आएगा आपका सबसे पहले तो डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट क्यू, डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट क्यू। तो देखो यहाँ पर आपने क्या किया, ये देखो ये आपका डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट क्यू। तो ये ए के लिए है 2 × 1 और ये है 1 आवर × 2। तो ये यहाँ पर लिखा, और ये ए के लिए, ये है बी के लिए। तो इस तरीके से ये आपको क्या मिली, ये लेबर कॉस्ट मिली 1 यूनिट फिनिश गुड बनाने के लिए। तो इनकी आपने क्या की, टोटल की, दोनों में भी आपका 5 आ रहा है। तो देखो पर यूनिट मुझे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मिल गई। तो ये तो मुझे वैसे भी क्वेश्चन में डिटेल दी गई थी, मैं फटाफट निकाल सकती थी, लेकिन देखो इसीलिए मैंने प्रोडक्शन बजट पहले से ही बनवाया ताकि इन यूनिट से मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट लेबर, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मिल जाएगी। तो 30,000 × 5 किया और यहाँ पर 12,000 × 5 किया तो 60,000 मिला, और टोटल यहाँ पर हमने इन दोनों की लिख दी। ओके, तो ये हमारे क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई। अब तीसरी बात करते हैं, अब मुझे निकालने हैं ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डिपार्टमेंट वाइज जो मेरे 2 डिपार्टमेंट दिए गए हैं ना, तो डिपार्टमेंट वाइज सबसे पहले मैं क्या करूंगी, तो मैं क्या करूंगी, डिपार्टमेंट वाइज क्या करूंगी, आवर्स निकाल दूंगी, आवर्स। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डिपार्टमेंट आपको पता है फिनिश गुड्स हमने नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस आप निकाल चुके हो, 30,000 ए के और बी के 12,000। देखो यहाँ पर भी मैंने लिखा था नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, ये कहाँ से आए, वर्किंग नोट 1 से। ये जो अमाउंट्स आई है ना, ये सॉरी फिगर्स यूनिट वाइज जो फिगर आई है ये वर्किंग नोट 1 से आई है। तो आपने मल्टीप्लाई किससे किया है, नंबर ऑफ आवर्स से। ये पी डिपार्टमेंट का है और ये क्यू डिपार्टमेंट का। ठीक है, ये आपका फिनिश गुड है ए, डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट क्यू, दोनों से वो क्रॉस हो रहा है ना, तो दोनों की टोटल आपको अमाउंट बताई गई है। पी डिपार्टमेंट में आपको 60,000 आवर्स लगे, क्यू डिपार्टमेंट में आपको 30,000 आवर्स लगी। और साथ ही साथ बी का भी उसी तरीके से निकाला। पी डिपार्टमेंट में आप 12,000 यूनिट्स बी के प्रोड्यूस करते हैं, तो पी डिपार्टमेंट में आपको 1 आवर लगता है, तो 12,000 × 1 आवर किया, और तो 12,000 × 1 आवर किया, और क्यू में 12,000 × 1 आवर, वहां पर भी 1 आवर ही था। ओके, तो यहाँ पर आप इनकी अगर टोटल करोगे तो आपको क्या मिल गए, टोटल लेबर आवर्स मिल गए। ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर्स मिल गए। अब बात करते हैं ओवरहेड। तो ओवरहेड में भी हम क्या करेंगे ना, पहले पर यूनिट रिकवरी रेट निकालेंगे, जिस तरीके से हमने डायरेक्ट मटेरियल और लेबर देखो हमने क्या किया था, दोनों में पहले हमने क्या किया था, पर यूनिट निकाला था, फिर हमने प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें टोटल मिली थी। उसी तरीके से ये मैंने टोटल आवर्स इसलिए निकाल दिए ताकि मैं ओवरहेड भी
पर यूनिट निकाल सकूं तो उसी को कहा जाता है ओवरहेड रिकवरी रेट। तो किस तरीके से निकाला जाएगा, देखो आपको जो क्वेश्चन में ओवरहेड दिया गया है ना, तो वो आपको पर यूनिट नहीं दिया गया, वो आपको दिया गया है टोटल। तो टोटल दिया गया है, अगर मैं इसे नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करूंगी तो मुझे जो रेट मिलेगा वो मुझे मिलेगा रेट पर आवर। ठीक है, रेट पर आवर मिल जाएगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, टोटल आवर्स निकाल दिए। तो अब देखो हमारी वर्किंग दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये मेरे फिक्स्ड ओवरहेड है, तो फिक्स्ड ओवरहेड में मैंने ये देखो डेप्रीसिएशन और अदर वर्ड एज इट इज क्वेश्चन में से लिए, इनकी टोटल करने के बाद मैंने इनको डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, ये जो वर्किंग में मैंने आवर्स निकाले थे ना, तो उसी से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। तो डिवाइड करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर। तो रेट पर आवर मुझे क्या मिल गया, जिसे हम ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं। तो ये तो बात हुई फिक्स्ड ओवरहेड की। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो वेरिएबल ओवरहेड जो है, वेरिएबल ओवरहेड आपको रेट ऑलरेडी दिया गया है, और ये जो रेट है पर आवर ही दिया गया है। इनको भी हमने फिक्स्ड ओवरहेड टोटल दिया गया था, तो उनको भी हमने पर आवर निकाल दिया। तो पर आवर निकालने के लिए सबसे पहले देखो आपको ध्यान में क्लिक होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन लेकर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम टोटल आवर्स निकाल लिया। फिर हमने इन कॉस्ट की टोटल करने के बाद नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया, सॉरी नंबर ऑफ टोटल आवर्स से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिल गया, रेट पर आवर मिल गया। तो दोनों का भी रेट, वेरिएबल और फिक्स, दोनों का भी मुझे जो रेट मिला वो पर आवर मिल गया। तो इन दोनों को ऐड करूंगी तो देखो फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड पर आवर दिया गया है, तो टोटल ओवरहेड रेट पर आवर मुझे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमारी 4 वर्किंग नोट्स हो चुकी हैं। और आपको पता है ये वर्किंग नोट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, ये तीनों वर्किंग्स मैं क्यों कर रही थी, ताकि जो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो बजट है वो बन सके। ठीक है, तो देखो फटाफट से आप आओ आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाले आंसर पर। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 एंड वर्किंग नोट 6। तो वर्किंग नोट 2, 3 एंड 6, तो 2 में आपने निकाला था टोटल मटेरियल, टोटल वेजेस, और 6 अभी हम देखने वाले हैं। अभी तक तो हमने ओवरहेड पर यूनिट देखा है, हमने टोटल ओवरहेड नहीं देखा। तो देखो टोटल ओवरहेड किस तरीके से निकाला जाएगा। तो 5 वर्किंग नोट्स हमारी हो चुकी थी। देखो 5 वर्किंग नोट्स यहाँ तक हम आए थे। 5th वर्किंग नोट में क्या बताया गया है, ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस किस तरीके से निकलेंगे, सबसे पहले तो आपने जो फिक्स्ड ओवरहेड लिया वो अदर देन डेप्रीसिएशन लिया, और साथ ही साथ आप क्या लोगे, वेरिएबल ओवरहेड लोगे। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, ये तो आपने क्वेश्चन से ही फिगर उठाई, आपको फिक्स्ड ओवरहेड टोटल क्वेश्चन में ही दी गई थी। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड जो है वो आपको पर आवर रेट दिया गया था। तो सिंपली आपने क्या किया, तो पर आवर रेट दिया गया था। तो देखो मुझे टोटल निकालने के लिए नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। याद रखना यहाँ पर यूनिट वाइज आपको प्राइस नहीं दी गई थी, आपको रेट जो दिया गया था पर आवर दिया गया था। तो मुझे मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आवर्स से। तो देखो आवर्स तो हम ऑलरेडी यहाँ पर आवर्स निकाल चुके हैं 7200 और 42000, तो सिंपली वही किया। और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट भी मुझे पता है, ओवरहेड रेट पर यूनिट आपको पता है, पर आवर पता है। तो सिंपली मैंने क्या किया, 72,000 इंटू 0.5 किया, और यहाँ पर 1.5 इंटू 42,000 किया। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पर देख लिया। तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, कहाँ गई हमारी वर्किंग नोट, हाँ 72,000 इंटू 0.5, 42,000 इंटू 1.5। तो पी एंड क्यू, तो डिपार्टमेंट वाइज हम क्या कर रहे हैं, ओवरहेड निकाल रहे हैं। यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड अदर देन डेप्रीसिएशन, यहाँ हमने डेप्रीसिएशन कंसिडर नहीं किया, तो हमें टोटल डेप्रीसिएशन, टोटल ओवरहेड पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल ओवरहेड पता चल गया। ये हमने, देखो अब आप पूछोगे कि हमने डेप्रीसिएशन को क्यों कंसिडर नहीं किया। देखो आपको है ना, जो आप जब आंसर लिखते हो
तब आप है ना फोरकास्ट करके आपको लिखना है कि मुझे कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है। मैंने आपको कहा था जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, ये तीनों चीज़ें मुझे कहाँ कहाँ लगेगी। सबसे पहले ये तो मुझे लगने वाली है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट में। दूसरा मुझे ये कहाँ लगने वाली थी, कैश बजट में। तो देखो कैश बजट में उन्होंने क्या बोला था, हमने इन तीनों की पेमेंट करंट ईयर में ही की है, तो इसके लिए इन तीनों का कैलकुलेशन ज़रूरी था। लेकिन अगर आपको ध्यान में होगा तो कैश बजट में नॉन कैश आइटम्स नहीं आते, तो वहां पर आपको डेप्रीसिएशन नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो फिक्स्ड ओवरहेड लिया वो अदर देन डेप्रीसिएशन लिया, उसमें वेरिएबल ओवरहेड ऐड किया और टोटल अमाउंट ले ली। फिर उसके बाद हमने क्या किया, देखो यहाँ पे फिक्स्ड, वेरिएबल, फिर हमने टोटल ले ली उसकी, फिर हमने डेप्रीसिएशन ऐड किया और टोटल ओवरहेड मिल गई। तो देखो ये वाला कॉलम सिर्फ मैंने किस लिए बनाया है, ताकि कैश बजट में मैं ये वाली फिगर लूंगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब बजट बनेगा तब उसमें 2,85,000 अमाउंट ली जाएगी। तो मैं देखो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आते हैं हमारे आंसर पर। वेट अ सेकेंड, बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो इसीलिए सारी फिगर्स ढूंढने में आपको प्रॉब्लम जा सकती है, तो आप अपने सामने पीएम ओपन करके रखना है। ओके, सो हम आते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो ये है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले तो देखो ओवरहेड, ओवरहेड जो है ये वाला कहाँ पर आपको दिखेगा, कैश बजट में, और ये वाला 2,85,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट में। तो 2,85,000 ये ओवरहेड्स है हमारे, तो 2,85,000 ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और नीचे अगर आप कैश बजट, ये मेरा कैश बजट है, आई एम सॉरी, तो ये मेरा कैश बजट है। कैश बजट में अगर आप आओगे तो ये ओवरहेड आपको दिख रहा है, तो देखो दोनों में भी नंबरिंग 6 ही दिया गया है। यहाँ पर 2,25,000 है। 2,25,000 क्यों आया, कैसे आया, वो यहाँ से आया, बिकॉज इसमें हमें नॉन कैश आइटम डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं करना था, तो यहाँ पर अदर देन डेप्रीसिएशन हमने लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने ओवरहेड्स की अमाउंट दोनों की देख ली, बाकी हमने लेबर की कॉस्ट फाइंड आउट की थी। तो लेबर कॉस्ट वर्किंग नोट 3 से देखो 2,10,000 आया था, और हमारी मटेरियल की कॉस्ट आई थी 3,78,000। तो ये दोनों भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट, तो यहाँ पर 3,78,000 और वेजेस कितनी थी, 2,10,000, और ये ओवरहेड ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो वर्किंग नोट 2, 3 और 6 आपने रेफरेंस देना है। तो मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ पर टोटल कॉस्ट मिल गई। तो टोटल कॉस्ट आधा मेरा कैश बजट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट बन चुका है। और यहाँ पर अगर आप पेमेंट साइड आओगे तो उन्होंने बोला था क्रेडिटर्स, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का आप पेमेंट करने वाले हो। तो पेमेंट करने वाले हो, तो देखो अभी जो मैंने डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकाली है, तो ये जो कॉस्ट मैंने निकाली थी वो क्या थी, वो जो कॉस्ट थी ना, वो कॉस्ट थी डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायरमेंट की, यानी कि उसको हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड वर्ड यूज करते हैं। अगर आपको याद होगा फॉर्मेट, तो जब हम मटेरियल परचेज बजट बनाते थे तो सबसे पहले हम क्या बनाते थे, हम बनाते थे मटेरियल की रिक्वायरमेंट का बजट। मटेरियल की रिक्वायरमेंट का बजट कैसे बनता था, नंबर ऑफ जो भी पर यूनिट जो हमारी कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट को जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, पर यूनिट कॉस्ट को हम नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे, तो मुझे रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट पता चलती थी, फिर मैं प्राइस से मल्टीप्लाई करती थी तो मुझे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मिला। तो याद रखना वो मेरी क्या है, कितना मैंने फिनिश गुड बनाने के लिए कंज्यूम किया, फिनिश गुड बनाने के लिए कितना मैंने कंज्यूम किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उतना ही बाय किया। तो इसके लिए बाय, आपको पेमेंट निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। इट मीन्स कि आपको रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी रॉ मटेरियल परचेज बजट। तो यहाँ पर आप जल्दबाजी में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट नहीं लिख देना। ओके, आगे आगे आपको दिया गया था वर्किंग नोट 3 में हमने डायरेक्ट लेबर निकाले थे जो कि थे 2,10,000। तो डायरेक्ट वेजेस तो वैसे के वैसे ही आएंगे 2,10,000, और ओवरहेड ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये 3 मेरे हो गए, और साथ ही साथ आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोला था। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। अगर आप देखोगे तो 6th पॉइंट में आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया गया है 1,80,900, और ये जो इनकम टैक्स है ये प्रोविजन थी जो कि हमने करंट ईयर में पे किया, तो ये आपको बैलेंस शीट में 60,000 दिख जाएगी।
तो अब देखो मेरा पेमेंट साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ उन्होंने, मैंने लास्ट लाइन पढ़ना भूल गई थी क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन में आओगे तो आपको देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है एन इक्विपमेंट परचेज एट ₹1,20,000 विल बी पेड ड्यूरिंग द ईयर। इट मीन्स करंट ईयर में हमने क्या किया है, हमने फिक्स्ड एसेट भी परचेज किया है। ठीक है, तो फिक्स एसेट परचेज किया है और साथ ही साथ उसका पेमेंट भी करंट ईयर में ही कर दिया है। तो कैश बजट जो बनता है उसमें ये 1,20,000 की पेमेंट आएगी। देखो कैश बजट जब हम बनाते हैं तब हम ये नहीं देखते कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है, सिर्फ हम इतना देखते हैं कि क्या हमारे जेब से पैसा गया है, क्या पेमेंट हुआ है। यस, पेमेंट हुआ है तो नेचर चाहे कुछ भी हो तो ये मुझे लेना पड़ेगा 1,20,000। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो देखो 1,20,000 यहाँ पर आपको दिखेगा। तो टोटल मेरी पेमेंट साइड हो गई। तो देखो सिर्फ ये जो लास्ट लाइन थी ना, ये जो 7th वाला पॉइंट था, सारे इसमें बताया द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विल बी पेड फुल इन कैश। तो देखो ये सारी मैंने एक एक करके लाइंस इंसर्ट रो वाइज मैंने लिखते गई। डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड सारे मैंने लिखे, फिर साथ ही साथ इनकम टैक्स बोला था, इक्विपमेंट बोला था, तो और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बोला था। तो ये दोनों अगर आप समझ गए होंगे तो ये दोनों कहाँ पर यूजफुल है, देखो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है, यूजफुल इन कैलकुलेशन ऑफ कैश बजट। तो दोनों ये कैश बजट में तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ ये मैंने बताया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको और एक जगह पर काम आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए इनकम स्टेटमेंट जो हमने बनाया था, तो वहां पर आपको ये वहां पर भी एक काम आएगा। ठीक है, तो देखो हमारा यहाँ पर कैश बजट का पेमेंट साइड ऑलरेडी हो चुका है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी हमने आधा हम कर चुके हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ तक हमारी कहाँ तक वर्किंग हुई, 6th वर्किंग तक हो चुकी है हमारी। 6th वर्किंग होने के बाद अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया कि आपने आपने क्या किया, वर्किंग नोट 2 से लेकर वर्किंग नोट 6 तक जो भी आपने क्या क्या निकाली थी चीजें, आपने निकाला था डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड आपने निकाला था। ठीक है, आपने ये तीनों निकाले थे। तो इसमें आपने क्या किया था, पहले तो तीनों के पर यूनिट निकाले थे। पर यूनिट निकालने के बाद आपने प्रोडक्शन यूनिट से और लेबर के केस में प्रोडक्शन आवर्स से आपने मल्टीप्लाई किया था, तो आपको टोटल अमाउंट मिल गई थी। अब आपको क्या करना है, आपको है ना कॉस्ट शीट बनानी है, और ये जो कॉस्ट शीट आप बना रहे हो ये आपको पर यूनिट कॉस्ट शीट बनानी है। तो आपको अगर याद होगा तो मैं पर यूनिट कॉस्ट शीट बनाने के लिए क्यों बोल रही हूँ, देखो आपको पर यूनिट कॉस्ट शीट मैंने इसलिए बनाने के लिए बोला, अगर आपको क्वेश्चन याद होगा तो क्वेश्चन में आपको जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया था, देखो ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया था इसमें जो फिनिश गुड जो दिया गया है उसमें ओपनिंग स्टॉक की तो वैल्यू दी गई थी, लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसकी वैल्यू नहीं दी गई थी। और वैल्यू मुझे चाहिए होगी बिकॉज बैलेंस शीट में मुझे लिखना है इसकी वैल्यू, तो ये मेरे पास यूनिट्स बताए गए हैं। तो अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट अगर पता चल गई तो मैं उससे सिंपली मल्टीप्लाई करूंगी और मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल वैल्यू। तो मुझे फिनिश गुड ए एंड बी दो वर्टिकल कॉलम्स बनाऊंगी, दोनों की मुझे क्या करनी है, कॉस्ट पर यूनिट बनानी है। तो देखो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड लिए, वो भी तीनों पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट, और पर यूनिट ऑलरेडी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पर आपने पर यूनिट कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा, देखो यहाँ पर है मटेरियल के केस में यहाँ पर यूनिट आप ऑलरेडी पर यूनिट यहाँ पर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे 7 and 14। और दूसरा लेबर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पर यूनिट 5 and 5। एंड तीसरा यहाँ पर भी ओवरहेड रिकवरी रेट आपने निकाला था, तो पहले मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखो ये है 7 and 14, उसके बाद है 5 एंड यहाँ पर ओवरहेड की अगर बात करें तो ओवरहेड जो आपको दिए गए थे, ये ओवरहेड आपको दिए गए थे पर आवर दिए गए थे। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक फिनिश गुड बनाने के लिए मुझे कितने आवर्स लगते हैं। तो ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो मुझे देखो लेबर दिए गए हैं, ए बनाने के लिए मुझे 2 आवर्स लगते हैं पी डिपार्टमेंट में एंड 1 आवर लगता है क्यू डिपार्टमेंट में। तो आप 2 वर्टिकल कॉलम्स बनाओगे ए एंड बी, और यहाँ पर आप लिखोगे पी डिपार्टमेंट एंड यहाँ पर लिखोगे क्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, तो दिखाती हूँ मैं आपको वर्किंग डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पर आपने सिंपली क्या किया,
ये जो आपके 2.5 एंड 2.5, ये जो ओवरहेड थी 2.5, तो 2.5 जो था आपका, आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पर किया है, और यहाँ पर ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो 1 2 2 4, आई एम सॉरी, यहाँ पर ये 2 1 एंड 1 1, ओके। तो यहाँ पर आएंगे तो देखो यहाँ पर 2.5 इंटू 2 किया, और यहाँ पर 2.5 इंटू 1, 2.5 इंटू 1, 2.5 इंटू 1 किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ से डायरेक्टली आप ये नहीं ले सकते, ये जो रेट दिया गया है ये पर आवर दिया गया है, आपको पर यूनिट निकालना है। तो पर यूनिट निकालने के लिए 1 यूनिट फिनिश गुड में हमको कितने आवर्स लगते हैं उससे हमने मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिल गई, टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिल गई। टोटल कॉस्ट मिलने के बाद आपने नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो किया था, प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो देखो ये 8,73,000, अगर आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की शीट में आओगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बजट में आओगे, तो यहाँ पर देखो आपको टोटल दिख रही होगी 8,73,000। देखो टोटल, अगर आप पहले 3 वर्किंग्स जो आपने बनाई वो अगर नहीं भी बनाई, डायरेक्टली हमने ये वाली वर्किंग बनाई होती, तो हमें ये यहाँ से भी पता चल जाती थी, ठीक है। तो ये पर यूनिट कॉस्ट यहाँ से हमें पता चल जाती थी। आई एम सॉरी, देखो, हाँ, तो ये हमें तो मिल गई पर यूनिट की टोटल कॉस्ट, हमें पता चल गई, ओके। लेकिन हमें टोटल भी कैलकुलेट करना ज़रूरी था, टोटल, तो इसीलिए हमने पहले क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड हमने टोटल कैलकुलेट कर ली, और फिर अब मैंने पर यूनिट लेकर कॉस्ट शीट बना ली। अब देखो ये कॉस्ट पर यूनिट मिल गई मुझे। अगर आप अब 8th और 9th 10th 11th वर्किंग नोट छोड़कर मैं डायरेक्ट 12th वर्किंग नोट पर अगर आऊँ, तो देखो यहाँ पर इन्वेंट्रीज लिखा हुआ है, इन्वेंट्री में मेरी दोनों चीज़ें आएंगी, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है 31/3/2013 की, तो उसमें रॉ मटेरियल भी आएगा, फिनिश गुड भी आएगा। तो रॉ मटेरियल अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, वो भी क्लोजिंग स्टॉक देखना है आपको, बिकॉज ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा 48,000 एंड 12,000। आपको एक बार दिखा देती हूँ, तो यहाँ पर देखो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की आपको दिख रही है 48,000 एंड 12,000 kgs, ओके। तो ये आपको दिख गई। अब उसको आपकी वैल्यू निकालनी है। देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दी गई थी, आपको बैलेंस शीट में शो करने के लिए वैल्यू चाहिए थी। तो मैंने क्या कहा था, आपको यहाँ पर रॉ मटेरियल पर यूनिट आपको कॉस्ट दी गई है एक्स एंड वाई की 3 and 1, तो हमने उससे अगर मल्टीप्लाई कर लिया, बिकॉज ये हम बाहर से परचेस करते हैं, तो हमें परचेस प्राइस इसकी पता है पर यूनिट की, तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो देखो मुझे नंबर ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट टोटल मिल गई, तो वो आएगी 1,56,000। उसी के साथ साथ फिनिश गुड की अगर बात करें, तो फिनिश गुड के भी यूनिट्स मुझे बताए गए थे 6,600 एंड 3,000। देखो यहाँ पर कहाँ से आया ये देखो फिनिश गुड 6,600 एंड 3,000, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं पता है, तो वैल्यू के लिए मैंने बोला था आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो ये कॉस्ट पर यूनिट अभी अभी हमने वर्किंग नोट 7 में निकाला है। वर्किंग नोट 7 में अगर आप देखोगे, तो ये देखो 19.5 और ये है 24, तो 19.5 एंड 24 आपने लिखा, ये 19.5 ए के लिए और बी के लिए 24, तो इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल फिनिश गुड की आपको कॉस्ट वैल्यू मिल गई, और इन दोनों की टोटल करोगे तो ये इन्वेंट्री आपको बैलेंस शीट में दिखेगी 3,56,700। तो देखो यहाँ पर अगर आप बैलेंस शीट में आओगे, तो बैलेंस शीट में आपको इन्वेंट्री 3,56,700 मिल गया। आई होप आपको समझ आया होगा। और साथ ही साथ मैं फिक्स्ड एसेट की भी एडजस्टमेंट करवा देती हूँ। देखो अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको फिक्स्ड एसेट दिया गया था 9 लाख। ये देखो ये 9 लाख दिया गया है, और साथ ही साथ आपको 7th एडजस्टमेंट में दिया गया था कि आपने न्यू इक्विपमेंट परचेस किया है 12,000 का, 1,20,000 का। तो 9 लाख प्लस 1,20,000 करोगे तो आपको टोटल एसेट्स आपके इन हैंड कितने हैं वो पता चल जाएगा। उसमें से अब आप क्या करोगे, लेस करोगे डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। डेप्रीसिएशन हमने कहाँ कैलकुलेट किया था, इट मीन्स वो क्वेश्चन में ही हमें दिया गया था। तो डेप्रीसिएशन आप क्या करोगे, लेस करोगे। 2 हमारे डिपार्टमेंट्स थे, तो दोनों में मशीन्स अलग अलग होंगी, तो दोनों के अलग अलग आपने लेस करने। तो देखो ये मेरी ओपनिंग है 9 लाख, एड परचेसेस 1,20,000, 48,000 एक डिपार्टमेंट का और दूसरे डिपार्टमेंट
इम्पॉर्टेंट का 12,000 लेस किया तो मुझे क्या मिल गया, फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। तो देखो इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट हो गई, फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट हो गई, कैश इक्विवेलेंट तो मैंने बताया था, ये क्लोजिंग कैश बजट जब आप बनाओगे तो आपका कैश बजट में जो क्लोजिंग फिगर आएगी वहां से आपने यहाँ पर लेनी है। तो अब देखो पूरे बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको ध्यान में होगा तो शेयर कैपिटल तो हमने एज इट इज लिया बिकॉज उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस हम इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे तब वहां पर हमको काम आएगी। तो देखो अभी के अभी हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जरूरत होगी, तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में देखो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, डायरेक्ट मटेरियल वेजेस ओवरहेड कर चुके हैं, तो मुझे टोटल आ चुकी है। अब मैंने ऐड किया है फिनिश गुड। आपको फिनिश गुड क्वेश्चन में दिए गए हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, ऐड ओपनिंग किया और लेस क्लोजिंग किया। तो यहाँ पर देखो आपको फिनिश गुड दिया गया है, तो फिनिश गुड में आपने ऐड ओपनिंग बैलेंस ये आपको दिए गए हैं। ओके तो ये बैलेंस शीट में आपको ये 2,40,000 ओपनिंग की तो आपको वैल्यू दे चुके हैं 1 लाख, ये 2,40,000। साथ ही साथ आपको क्लोजिंग की भी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। याद रखना यहाँ पर गलती से क्वांटिटी लेस नहीं करना है, आपको वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया, वर्किंग नोट 12 में हमने वैल्यू निकाली थी क्लोजिंग फिनिश गुड की। टोटल वैल्यू नहीं ले लेना आपने गलती से। ये देखो ये जो वर्किंग नोट 12 बनाई ना हमने, तो ये वर्किंग नोट 12 में ये फिगर नहीं लेना है, आपको सिर्फ फिनिश गुड की वैल्यू लेना है, ये 2,07,000। जब आप बैलेंस शीट में आपको ये टोटल वाली जो अमाउंट है ना ये बैलेंस शीट में काम आएगी, और ये वाली जो वैल्यू है ये मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में काम आएगी। तो देखो यहाँ मैंने बाजू में लिख दिया, ये दिस विल बी यूज्ड इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बजट। तो 2,07,000, तो यहाँ पर देखो 2,07,000 हमने क्या किया, लेस किया, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बजट हमारा बन गया है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बजट बन गया, तो अब मैं आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस की वर्किंग यानी कि इनकम स्टेटमेंट की वर्किंग बता देती हूँ। तो देखो आपको क्वेश्चन में सेल्स दिया गया है, तो सेल्स भी दिया गया है और उसकी आपको प्राइस पर यूनिट भी दी गई है, तो आप उनकी टोटल करोगे तो आपको 13,20,000 सेल्स मिल जाएगा। इसके लिए उन्होंने ना वर्किंग नोट बनाई है, अगर आप वर्किंग नोट नहीं भी बनाते हो डायरेक्टली भी लिखते हो तो भी चल जाएगा। देखो उन्होंने क्वेश्चन में से फर्स्ट पॉइंट जो है क्वेश्चन का उसी में आपको दी गई है, यूनिट दिए गए हैं और प्राइस दी गई है, तो इन दोनों की टोटल की तो 13,20,000 आपका क्या आ गया, ये 13,20,000 आपका सेल्स की प्राइस आ गई। ओके तो सेल्स की प्राइस आ गई, तो मेरा आया इनकम स्टेटमेंट। तो ये मुझे जैसे ही सेल्स मिल गया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी अभी आपने फर्स्ट आंसर में कैलकुलेट किया, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने बोला था यहाँ पर जो ओवरहेड लेस हुए हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लेस हुए हैं, तो यहाँ पर आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग से हमने लेस किए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में उन्होंने बोला था प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स की प्रोविजन बनानी थी 30%, तो ये 2,26,800 पर 30% लिया तो 68,040 आएगा, और इसी 68,040 को देखो हमने बैलेंस शीट में यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमें मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड किया हमने ओपनिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओपनिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको बैलेंस शीट में दिए गए हैं, उसको ऐड करने पर अब आपको क्या मिल गया, क्लोजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। जैसे ही क्लोजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस मिल गए आपने उसको भी क्या किया, बैलेंस शीट में लिख दिया। तो देखो अब बैलेंस शीट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो शेयर कैपिटल सेम अमाउंट आएगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस हम फाइंड आउट कर चुके हैं, प्रोविजन ऑफ टैक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मेरा जो बचा है वो सिर्फ है ट्रेड पेबल। ठीक है, ट्रेड पेबल मुझे फाइंड आउट, ट्रेड पेबल भी एक्चुअली मुझे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वो तो मुझे क्वेश्चन में ही अमाउंट दी गई थी। अगर आपको 7th एडजस्टमेंट पता होगी तो 7th एडजस्टमेंट में मुझे डेटर और क्रेडिटर का दोनों भी क्वेश्चन में ही क्या बता दी गई थी, वैल्यूज बता दी गई थी। साथ ही साथ यहाँ मुझे फिक्स्ड एसेट की मैंने वैल्यू निकाल दी, इन्वेंट्री मैंने आपको बता दिया वर्किंग नोट 12 में। उसके बाद ट्रेड पेबल भी गिवन इन अ क्वेश्चन 7th वर्किंग नोट में। अगर एक बार आपको दिखा देती हूँ, देखो 7th वर्किंग नोट जो है इसमें देखो एस्टिमेटेड पोर्शन ऑफ
ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2013 1,50,000 एंड 48,000। तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस ऑलरेडी मुझे दिए गए थे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये सिर्फ बचा है जो कि मेरे कैश बजट बनने के बाद मुझे अमाउंट मिलेगी। अब कैश बजट, अब सिर्फ हमारा जो बचा है आंसर वो है कैश बजट। जैसे ही कैश बजट बन जाएगा हमें क्लोजिंग की फिगर पता चल जाएगी तो मेरी बैलेंस शीट भी क्लोज हो जाएगी। तो अब हम आते हैं कैश बजट पर। तो कैश बजट में अगर पता होगा तो आपको रेवेन्यू क्वेश्चन में, पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी रेवेन्यू के लिए इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सिर्फ एक जो सेल्स होता है वही आपकी रेवेन्यू होती है। लेकिन ये जो सेल दिया गया है वो हो सकता है कि क्रेडिट सेल हो या कैश सेल हो, आपको पता नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्स निकालना पड़ेगा, वो भी कैश सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स आपने जो रिसिप्ट्स हुई है आपको वो निकालनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको जो परचेस किया था आपने, तो परचेस के वक्त भी मैंने क्या कहा था, आपने यहाँ पर जो परचेस किया था रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पर जो हमने कंज्यूम की थी वो प्राइस नहीं लिखनी यहाँ पर, तो हमें परचेस बजट निकाल कर हमें ये प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पूरे देखो ये जो कैश बजट है मेरा, तो ये पेमेंट साइड की तो सारी पेमेंट्स हम लिख चुके थे ऑलरेडी। सिर्फ मुझे क्रेडिटर की फिगर फाइंड आउट करनी थी और यहाँ रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट्स की फिगर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, तो देखो अगर आप लेजर बनाते हो डेटर्स और क्रेडिटर्स का, तो डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस आपको पता है, क्लोजिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में दिया गया, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। साथ ही साथ जब हम सेल करते हैं तो हमारा डेटर का बैलेंस बढ़ता है, तो ये डेबिट साइड में आएगा, तो सेल्स आपको पता चल गया। तो इन तीनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर जो अमाउंट बचेगी वो हमारी क्या रहेगी, कैश रिसिप्ट रहेगी। और वैसे ही उसी तरीके से तो हम देखो हमारा फॉर्मेट कैसे बनेगा, ओपनिंग प्लस सेल्स माइनस क्लोजिंग। तो मैं आपको वर्किंग दिखा देती हूँ पहले ट्रेड क्रेडिटर की। तो देखो यहाँ पर हमने सेल्स निकाल चुके हैं, सेल्स की वर्किंग नोट में बता चुकी। ट्रेड रिसीवेबल की आपने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस प्लस सेल्स लेस क्लोजिंग बैलेंस किया तो मुझे कैश रिसीट्स मिल गई। देखो मैंने आपको ये टी टाइप में टेबल में आपको बताया डेटर की कैसे फिगर बनती है। ओपनिंग बैलेंस आता है, ऐड करते हैं यहाँ पर 2 सेल्स आएगा और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आया, तो यहाँ पर मुझे जो फिगर बैलेंसिंग फिगर मिलेगी वो कैश रिसिप्ट मिल जाएगी। तो ये कैश रिसिप्ट मैं कहाँ लिख दूंगी, ये मैं लिख दूंगी अपने कैश बजट में 12,60,000। तो देखोगे अगर आपको यहाँ पर दिखा, ये देखो रिसिप्ट्स नोट नंबर 9 12,60,000। उसके बाद अब बात आती है क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स के लिए मुझे परचेज बजट पहले बनाना पड़ेगा। तो परचेज बजट बनाने के लिए देखो, परचेज बजट तो हम एज यूजुअल बहुत सारे क्वेश्चन में बना चुके हैं, तो बहुत ही सिंपल है। आपको कितने वर्टिकल कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, जितने मेरे रॉ मटेरियल है उतने मैं कॉलम्स बनाऊंगी। तो रॉ मटेरियल मेरे 2 है, एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट यानी कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया वो निकालना है। तो आपको फिनिश गुड पता है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस 30,000 और 12,000, ए का 30,000 बी का 12,000। और उसमें हम मटेरियल कितना यूज करने वाले हैं ये भी आपको सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन में दिया गया है, 2 kg और 1 kg। तो 30,000 इंटू 2 करोगे तो 60,000, 30,000 इंटू 1 करोगे 30,000। उसके बाद नीचे 12,000 इंटू 4 करेंगे तो 48,000, 12,000 इंटू 2 करेंगे तो 24,000 kgs। तो ये मुझे टोटल कंजम्पशन इन टर्म्स ऑफ केजीज मिल गया। ठीक है, ये यूनिट वाइज हम देख रहे हैं। फिर उसमें आपको देखो रॉ मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग दी गई थी, तो ऐड क्लोजिंग स्टॉक करूंगी लेस ओपनिंग स्टॉक करूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मटेरियल टू बी परचेस। ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स मुझे मिला है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स मिला है और मुझे क्वेश्चन में परचेस प्राइस भी दी गई थी। देखो अब मैं अमाउंट्स शो नहीं कर रही हूँ, आपको सब अब अमाउंट्स पता चली गई होंगी। देखो ये रॉ मटेरियल की मुझे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ये वैल्यूज दी गई हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको कंजम्पशन कितना हुआ है यूनिट्स का वो बताया, यहाँ प्राइस बताई है। तो अब मुझे क्या मिल गया, परचेस बजट मिल गया। परचेस बजट पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज आपने हर क्वेश्चन में परचेस बजट बनाया हुआ है। तो ये मुझे परचेस वैल्यू मिल गई, ये है 4,20,000। ओके, तो ये जो परचेस वैल्यू है, लेकिन ये परचेस वैल्यू हो सकता है क्रेडिट वैल्यू हो या क्रेडिट परचेस हो या कैश परचेस हो। जिस तरीके से क्वेश्चन में मुझे सेल्स भी तो पता था ही ना,
तो ये मैं डायरेक्टली सेल्स ये उठाकर नहीं लिख देना है, याद रखना। ये आप सेल्स डायरेक्टली कैश बजट में लिख दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। कैश बजट में मुझे सिर्फ कैश रिसिप्ट्स चाहिए रहते हैं, ठीक है। क्रेडिट सेल वाले वो अमाउंट्स नहीं लिखूंगी। उसी तरीके से ये जो परचेस किया है, तो परचेस हो सकता है वो क्रेडिट हो, चाहे हो सकता है वो कैश हो। तो मुझे पहले तो पेमेंट निकालनी है। तो इन दोनों के लिए हमने क्या किया, वहां मैंने ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया। अब यहाँ ट्रेड पेएबल का, ट्रेड पेएबल यानी कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस इस साइड आएगा, क्लोजिंग यहाँ आएगा, और यहाँ पर ऐड परचेसेस करूंगी। तो यहाँ पर जो मुझे अमाउंट मिली तो वो मुझे क्या मिलेगी, परचेस कैश पेड की अमाउंट मिल जाएगी। तो ओपनिंग प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग, तो ओपनिंग प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग किया तो मुझे कैश पेड मिल गई 4,20,000। तो यहाँ पर मेरा पूरा आंसर देखो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखो ये कैश बजट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी। यहाँ पर मैंने पेमेंट साइड में क्रेडिटर्स वर्किंग नोट 11 4,20,000 किया, तो ये मुझे क्लोजिंग बजट मिल जाएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस, और इसी को मैं बैलेंस शीट में लिख दूंगी। देखो यहाँ पर 1,04,100, तो ये भी मेरी टोटल कॉलम कंप्लीट हो जाएगी। और डेप्रीसिएशन का वर्किंग मैंने वहीं करवा के दिया था, लेकिन देखो इन्होंने सेपरेटली बनाया हुआ है। 9 लाख मेरा ओपनिंग था, एडिशन 1,20,000, और डेप्रीसिएशन, दोनों डेप्रीसिएशन को ऐड करके 60,000 आया। तो टोटल मेरा 9,60,000 बैलेंस आया। ओके, तो यहाँ पर मेरा आंसर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 इन्हें शेयर करें और एक बार खुद से होकर इन्हें सॉल्व करें। सिर्फ सुनने से काम नहीं होने वाला है, ठीक है। उससे आपको कोई भी मार्क्स फैच नहीं होंगे, आपको इसके लिए रिटन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपने इसे करना है। थैंक यू सो मच।